हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की एसएसटी बुक का चैप्टर इंडिया दैट इज़ भारत का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे. इन फैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर. हिज नेम इज़ अशोका एंड वी विल मीट हिम लेटर. फॉर नाउ वी कैन टेक हिज डेट टू बी अबाउट 250 BCE. As we will see, he left us many inscriptions. In one of them, he used the same name Jambu Dweep to describe the whole India, which at the time included that is today Bangladesh, Pakistan as well as parts of Afghanistan. तो फिर हमें जो जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो जम्बू द्वीप और भारतवर्ष वाले नेम थे कि कोई लोग ऐसे बोलता है जम्बू द्वीप बोलता है, कोई भारतवर्ष बोलता है. तो फिर इसके बारे में हमें एक क्लू मिलता है, एक सुराग मिलता है जो किंग थे अशोका द एम्परर, उनसे मिलता है. इसके बारे में आप आपके आगे वाले जो चैप्टर्स आएंगे उनमें भी पढ़ेंगे. तो फिर अभी के लिए हम उनकी सिर्फ डेट ले लेते हैं 250 BCE. उन्होंने हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस दिए, बहुत सारी लिखी हुई बातें दी और उनमें उन्होंने सेम नेम को यूज़ किया था जम्बू द्वीप में. और जो जम्बू द्वीप था वो हमारे इंडिया के साथ वो पूरे इंडिया को डिस्क्राइब कर रहा था. और उस टाइम में जो इंडिया था जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का भी बहुत सारा पार्ट है. तो फिर जो अभी वाला जो हमारा मैप है उससे ज़्यादा, जैसे पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब का पार्ट भी हमारे साथ ही था, तो फिर उस पूरे को जम्बूद्वीप बोला गया है. A few centuries later, Bharata became the name generally used for the Indian subcontinent. For instance, in an ancient text called the Vishnu Puran, we read, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेस्सैव दक्षिणम वर्षम तट भारतम नमः. फिर कुछ सेंचुरीज बाद जो भारता था उस नेम को यूज़ करा जाने लग गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, मतलब भारत यूज़ करने लग गए फिर हम. और इसके लिए मतलब इसका इंस्टेंस कि ये बात हमें किससे पता चलती है, ये बात हमें विष्णु पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगी. उसमें एक लाइन है जहाँ पे गिवन है, इसका मीनिंग है द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज़ कॉल्ड भारता. जो कंट्री ओशन के नॉर्थ में लाई करती है और स्नोई माउंटेन्स, बिल्कुल ठंड वाले बर्फ़ से भरे माउंटेन्स के साउथ में लाई करती है, वो भारत है. उसका नेम भारत है. दिस नेम भारत remains in use even today. In North India it is generally written as Bharat, while in South India it is often Bharatam. तो फिर जो ये नेम है भारता, ये अभी भी यूज़ किया जाता है. नॉर्थ इंडिया में इसे भारत लिखते हैं और साउथ इंडिया में इसे भारतम बोलते हैं, भारतम लिखते हैं फिर बोलते हैं. It is interesting to note that different parts of the country adopted a similar definition for India. ये बात इंटरेस्टिंग है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंटरेस्टिंग है कि कंट्री के, हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसके अलग अलग पार्ट में एक ही डेफिनेशन को यूज़ किया जाता है इंडिया के लिए, कि सारी जगह पे इंडिया का मतलब एक ही है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो. फॉर इंस्टेंस, अ पोएम ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर फ्रॉम अबाउट 2000 years ago praises a king whose name is known from Kumari in the south, from the great mountain in the north, from the oceans on the east and on the west. तो फिर इंस्टेंस के लिए बताते हैं कि एक पोइम है तमिल लिटरेचर की, आज से लाइक अबाउट 2000 years ago, जिसमें एक किंग की प्रेज की गई है, उसकी तारीफ करी गई है और जिसका नेम जाना जाता है कुमारी, मतलब उसके नेम को सारी जगह पे जाना जाता है कुमारी से नॉर्थ इंडियन जो ग्रेट माउंटेन्स हैं नॉर्थ में वहाँ तक, ईस्ट के ओशन से वेस्ट तक, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वहाँ की फेमस जगह हैं यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे माउंटेन्स, कुमारी, ओशंस, ऐसे. तो फिर वहाँ पे सारी जगह पे उस किंग के बारे में उसका नेम है, उसको जाना जाता है. यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ एंड इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई काप कुमारी. इट लुक्स द एंशियंट इंडियंस न्यू देयर जोग्राफी वेल. तो फिर ये जो नेम है काप कुमारी और ग्रेट माउंटेन नॉर्थ में, इन्हें आप पहचान गए होंगे, और जो पहले के एंशियंट इंडियंस थे उन्हें भी बहुत अच्छे से जोग्राफी आती थी. डोंट मिस आउट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश uses the phrase India that is Bharat right at the beginning. Similarly, the Indian version of the constitution mentioned the same as Bharat अर्थात India.
कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन. The Indian Constitution, which will be studied in grade 7, came into force in 1950. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो सारी बातें लिखी हुई हैं, वो सारे बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज, कानून और नियम लिखे हुए हैं जो हमारे नेशन में हैं, मतलब जो हमारी इंडिया में चलते हैं, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, वो सारे लॉज लिखे हुए हैं. इस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप 7th क्लास में स्टडी करेंगे. ये फोर्स में मतलब ये लागू हुआ था 1950 में. तो फिर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पहले इंग्लिश में लिखा गया था, उसके बिल्कुल बिगिनिंग में, उसकी स्टार्टिंग में एक फ्रेज़ है इंडिया दैट इज़ भारत. और ऐसे ही हिंदी वर्जन है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी सेम चीज़ लिखी है, भारत अर्थात इंडिया. हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया. The first foreigners to mention India were the Persians, the ancient inhabitants of Iran. तो फिर जो फर्स्ट फॉरेनर्स थे जिन्होंने इंडिया को मेंशन किया था, इंडिया के बारे में बात की थी, वो थे पर्शियंस, जो एंशियंट इनहैबिटेंट्स थे ईरान के, मतलब वो स्टार्टिंग से ही ईरान में रहते थे, एंशियंट टाइम से ईरान में ही रहते थे. इन द 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River, which as we saw was earlier called Sindhu. तो फिर जो 6th century BCE थी, उसमें एक पर्शियन एम्परर थे, उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च किया था इंडिया में इंडस रिवर के पास, जिससे उन्हें वहाँ का कंट्रोल मिल गया. जो इंडस रिवर का रीजन था वहाँ का कंट्रोल मिल गया, और इंडस रिवर को जैसे हमने पहले पढ़ा सिंधु कहते थे. सो इट इज़ नो सरप्राइज दैट इन द अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स and stone inscription, the Persians referred to India as हिंद, हिदू और हिंदू. तो फिर इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड थे उन पर्शियंस के, स्टोन इंस्क्रिप्शन और एंशियंट रिकॉर्ड थे उन पर्शियंस के, उनमें उन्होंने इंडिया को हिंद, हिदू या फिर हिंदू लिखा है, मतलब इन 3 वर्ड्स का यूज़ किया गया था, विच आर अडेप्टेशंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु. तो फिर ये अडेप्ट किया गया था, इन्होंने इनकी लैंग्वेज थी जो सिंधु, उससे अडेप्ट करके इन वर्ड्स को लिखा था जो इंडिया को डिनोट करते थे. नोट दैट इन एंशियंट पर्शियन हिंदू इज़ अ प्योरली जोग्राफिकल टर्म, इट डज नॉट रेफर हेयर टू द हिंदू रिलीजन. तो फिर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एंशियंट पर्शियन लोग थे उन्होंने हिंदू का यूज़ यहाँ पे जोग्राफिकल टर्म में किया है, मतलब जोग्राफी के हिसाब से हिंदू का यूज़ किया है. यहाँ पे कोई हिंदू रिलीजन की बात नहीं कर रहे थे वो. Based on these Persian sources, the ancient Greeks named the region Indoi or Indaic. They dropped the initial letter H of Hindu because this letter did not exist in their Greek language. तो फिर जो पर्शियन सोर्सेज थे उससे देख के उनके हिसाब से जो एंशियंट ग्रीक्स थे उन्होंने इस रीजन का नाम, जो इंडिया रीजन था उनका हिंदू रीजन था, पर्शियन ने जो हिंदू नेम दिया था उसका नेम इंदोई और इंदाइक कर दिया. उन्होंने जो फर्स्ट लेटर था, इनिशियल लेटर था हिंदू का H, उसे हटा दिया क्योंकि H उनकी लैंग्वेज में, उनकी जो ग्रीक लैंग्वेज थी उनमें एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तो फिर सबसे पहले इंडिया का नाम हुआ सिंधु, उसके बाद हिंदू, उसके बाद इंदोई या इंडाइक. द एंशियंट चाइनीज ऑल्सो इंटरैक्टेड विद इंडिया इन सेवरल टेक्स्ट. दे रेफर टू इंडिया एज यिंटू और येंडू. This word also originally comes from Sindhu in the following manner. तो फिर जो एंशियंट चाइनीज़ थे उन्होंने भी इंडिया के साथ इंटरैक्ट किया, वो भी इंडिया आए, उन्होंने भी इंडिया के बारे में जाना, और उन्होंने अपने टेक्स्ट में इंडिया को यिंटू या फिर हिंदू से डिनोट किया है. और जो ये वर्ड है हिंदू, ये भी ओरिजिनली, मतलब इसका ओरिजिन भी सिंधु वर्ड से हुआ है. तो फिर पहले सिंधु, उसके बाद हिंदू, फिर इंडू और फिर येंडू. फिर उसके बाद हम पेज नंबर 83 के डोंट मिस आउट से नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे.